हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टेजेस ऑफ माइटोसिस स्टडी करनी है हमें। माइटोसिस में कितनी स्टेजेस थे? 4। ओके, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज इज़ प्रोफेज। ओके, माइटोसिस में भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस है ना। So prophase is the first stage of karyokinesis. Prophase में क्या हो रहा है? It is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. नॉर्मल सेल के अंदर जो डीएनए है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो एक थ्रेड जैसे उलझा हुआ ट्विंगल्ड फॉर्म में पड़ा होता है ना। अब क्रोमोसोम अपनी शेप में नहीं होते, लेकिन जब डिवीज़न होनी होती है तो क्रोमोसोम्स अपनी शेप में आना स्टार्ट होते हैं। सो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होके शेप लेना स्टार्ट करता है, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ओके, तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया प्रोफेज के अंदर। और सेंट्रोसोम जो हमने बताया था एस फेज में डबल हुआ था, वो भी अब सेपरेट होके अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट हो गया। ओके, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज। जब तक प्रोफेज स्टेज कंप्लीट हुई तब तक क्या क्या हो चुका, क्या क्या हम कहेंगे कि हो गया। तो प्रोफेज 1 कंप्लीट है। पहला पॉइंट, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स। ठीक है, इंटरफेज में हमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, प्रोफेज में भी नहीं हो रहे। प्रोफेज के एंड तक, यानी कि जब हम लेट प्रोफेज या प्रोफेज ख़त्म हो रहा है कह रहे हैं, तो हमें क्रोमोसोम्स की शेप नज़र आनी स्टार्ट हो सकती है अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम की शेप जो हम बनाते हैं, है ना, इस तरीके से ये 2 क्रोमोसोम के पेयर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, और जो ये जॉइनिंग पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। राइट। दूसरा काम क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन हो गई थी और वो अपोजिट पोल्स पे चला गया है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट microtubules called esters. Two esters together with spindle fiber forms the mitotic apparatus. ठीक है, सेंट्रोसोम से क्या निकला? एस्टर्स, और एस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और इनमें के साथ क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? माइटोटिक एपरेटस। ओके, तो ये डायग्राम में देखो बेटा, दिस इज़ अर्ली प्रोफेज। इसके अंदर अभी क्रोमोसोम्स नहीं हैं, बन रहे हैं, थोड़े थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये है हमारा लेट प्रोफेज। क्रोमोसोम्स का पेयरिंग लगभग हो गया। उसके अलावा हमें क्या दिखाई दे रहा है? सेल के अंदर, मतलब सॉरी, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो रही है, ब्रेक होना स्टार्ट हो गई, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल गायब हो जाती है। ओके, यहाँ पर देखिए, ये 2 छोटे छोटे जो दिखाए गए हैं, ये दोनों क्या हैं? एस्टर्स, और उनमें से ये जो थ्रेड निकल रहे हैं ये हैं स्पिंडल फाइबर्स। ओके, तो सेंट्रोमेयर से 2 एस्टर यहाँ पर विद स्पिंडल फाइबर और 2 एस्टर यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। ओके,
सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेस, प्रोफेस के एंड में जब हम देखेंगे सेल के अंदर, तो हमें उसमें कुछ विजिबल नहीं होता, सब ऑर्गेनल्स इनविजिबल हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो न्यूक्लियोलस, नो न्यूक्लियर एनवेलप। अब आ गया सेकेंड स्टेज ऑफ, क्या नाम है उसका, मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बन गए थे ना, क्रोमोसोम्स स्प्रेड हो गए साइटोप्लाज्म में। स्प्रेड क्यों हो गए, इकट्ठा क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप हैज़ बीन डिसइंटीग्रेटेड, गायब हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब क्रोमोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म में इजीली फैलना स्टार्ट कर देते हैं, दे आर स्टार्ट स्प्रेडिंग, ठीक है। क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स विजिबल हैं, क्लियर दिख सकते हैं। क्रोमोसोम की शेप, मेटाफेज ये फेज़ है जिसमें हम क्रोमोसोम्स की शेप प्रॉपर बेस्ट विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। और हमें क्रोमोसोम की शेप कैसी दिखाई दे रही है, ये क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स which are held together by सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर लगा हुआ है, सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज काइनेटोकोर, ओके। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर के साथ ही स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। इट इज़ द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे और इनको जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम का जो पेयर में एक एक सिस्टर क्रोमेटिड है, उनको सेपरेट करेंगे, ओके। तो दोनों साइड से, दोनों पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स आए और सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होंगे, ठीक है। दोनों पोल से, वन पोल से एक सिस्टर क्रोमेटिड से और अपोजिट पोल से दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड से ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट क्या रहेगा, काइनेटोकोर, ठीक है। और अब दोनों को अपोजिट साइड में वो पुल कर देंगे और धीरे धीरे अटैचमेंट के बाद जितने क्रोमोसोम्स का ये जो पेयर था, सारे क्रोमोसोम्स जितने भी हैं, दे अरेंज हो जाते हैं एट द ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सेल, और उसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, ओके। तो मेटाफेज फेज के अंदर क्या क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए काइनेटोकोर से और क्रोमोसोम्स कहाँ पर आ गए, लगभग इक्वेटर पे यानी कि सेंटर में मेटाफेज प्लेट पर पहुँच गए, ठीक है। क्लियर हो गया। ये देखो डायग्राम में बेटा, ये मेटाफेज स्टार्टिंग और ये मेटाफेज प्रॉपर सेंटर में अटैच हैं। दोनों साइड से फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो गए सेंटर पे, ध्यान से देख रहे हो ना, काइनेटोकोर के साथ अटैच है, ओके। अब इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, समझ लीजिए रस्सी लग गई। अब क्या होगा, पुलिंग होगी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे को पुल करेंगे। तो ये होगी अब हमारी थर्ड फेज़। प्रोफेज हो गया, सेकंड था मेटाफेज। मेटाफेज में ये अरेंजमेंट तक आ गया, अब मेटाफेज। अब जब पुलिंग स्टार्ट होगी, यानी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा थर्ड फेज। क्रोमोसोम्स अरेंज हैं मेटाफेज प्लेस पे, अब वो स्प्लिट होंगे एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड्स अलग अलग, अब हम उनको क्रोमोसोम्स कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स, वो अपोजिट पोल्स पर माइग्रेट होंगे, जाएंगे, ओके।
और जो सेंट्रोमियर था ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, हैंस एट द लीडिंग एज। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या था, जहाँ से इनकी जॉइनिंग थी, है ना। तो ये जो सेंट्रोमियर वाला पॉइंट था काइनेटोकोर, अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया ना, उसको पुल करके ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब एनाफेज स्टेज के मेन हाईलाइट पॉइंट्स क्या हैं। सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी पिक्चर है। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। ओके, अब आएगा टीलोफेज। ये है लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। 4 फेजेस है ना, ये 4th आ गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स अपने पोल्स पे पहुंच गए, वहाँ पहुंचकर अब वापस डीकंडेंस होंगे, यानी क्रोमोसोम की जो शेप थी अब वो अपनी शेप वापस से छोड़ के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। और जो भी इतने भी क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग नहीं दिख के सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। सो दे विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी, हमें अलग अलग नहीं नज़र आने वाले। नो लॉन्गर वी कैन सी द इंडिविजुअल क्रोमोसोम, ओनली हमें क्या दिखाई देगा, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो क्या हुआ टीलोफेज में, फाइनल स्टेज में हमें क्या हुआ, क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स। जी, अब ये वापस से न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो गया, फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, एक पोल पे एक, दूसरे पे दूसरा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रीफॉर्म्स, जो प्रोफेज एंड में गायब हो गया था वो सब वापस आ गया। तो अब ये है हमारा एक पोल पे डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, और ये दूसरे पोल पे दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, मींस कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। और अभी हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन अभी एक ही है, अभी 2 सेल्स नहीं बने, सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीज़न कंप्लीट हो गई और जो क्रोमोसोम्स थे वो वापस आपस में मिक्स होके गायब हो गए। हमें अब क्रोमोसोम की शेप विजिबल नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। ठीक है, तो अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। कैरियोकाइनेसिस के बाद 2 सेल्स अलग अलग होने के लिए क्या बचा अभी, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, तब जाकर ये पूरे 2 सेल्स बनेंगे। तो अब हम आ गए माइटोसिस का लास्ट स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद आफ्टर कैरियोकाइनेसिस सेल gets divided into 2 daughter cells by separation of cytoplasm called cytokinesis, after which the division is completed. Okay, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, एनिमल सेल में खाली सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। क्या हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ ए फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फरो मतलब एक निशान जहाँ से ब्रेक होगा, ये जो बीच में दोनों साइड आ गया ना, दिस इज़ द फरो। ओके, सो फरो अपीयर हो गया, विच ग्रेजुअली डीपन्स, धीरे धीरे डीप होता जा रहा है, अंदर की तरफ गहराता जाएगा। अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर, सेंटर में जाके जुड़ गया, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये तो किस में था, एनिमल सेल में। अब हम देखेंगे प्लांट सेल में क्या होने वाला है। प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल भी है, तो बिफोर साइटोकाइनेसिस
साइटोकाइनेसिस होने से पहले ही सेल वॉल बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, और कैसे स्टार्ट होता है? वो जो बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। ओके, मतलब अगर ये प्लांट सेल होता तो इसमें यहाँ बीच में क्या बन गई? एक सेल प्लेट। तो अब जब ये डिवाइड होके बनेगा, धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाएगी, इधर बाहर इसकी जो सेल वॉल है वो भी आपस में ऐसे अटैच होना चालू हो जाएंगी। ओके, क्लियर हो गया? तो सेल प्लेट पहले बन जाती है और फिर उससे धीरे धीरे जुड़कर सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, अब जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गई, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर हो क्या? तो इस तरीके से दो न्यू सेल्स, दो डॉटर सेल्स बन गए आफ्टर टीलोफेज। टीलोफेज के बाद क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिल गए। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं, हम कहेंगे अब एक माइटोसिस पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया। सेल साइकिल के अंदर एक एम फेज था और दूसरा क्या था? इंटरफेज। यानी एम फेज कंप्लीट, तो अब ये दोनों डॉटर सेल्स के लिए कौन सा फेज स्टार्ट होगा? इंटरफेज। ओके, चलिए। अच्छा, एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन बेटा कभी कभी पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी सेल में कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ इन अ सेल कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस? यानी ये जो स्टेज है ना, यहाँ पर देखो, कैरियोकाइनेसिस हो गई बट साइटोकाइनेसिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से नहीं हुई, यहीं पर पॉज हो गया, डिवीजन का पॉइंट रुक गया, तो क्या होगा? तो हमें एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखेंगे ना। अगर सपोज ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड हो गई, यानी कि फिर एक और बार कैरियोकाइनेसिस हो गई, तो 4 हो गए। एक और बार कैरियोकाइनेसिस हो गई, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन बाहर से देखने पे सेल एक ही है। तो हमें क्या मिलेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मिलेगा, है ना। और इस कंडीशन को, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर बन जाता है, उनको बोलते हैं सिंसीटियम। व्हाट इज सिंसीटियम? और इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। जो कोकोनट वाटर होता है ना, वो पूरा कोकोनट एक सीड फ्रूट का पार्ट है ना, जैसे उसके अंदर, तो उसके अंदर वो पूरा जो लिक्विड है, एक्चुअली वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, पूरा उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको भी आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ लर्न करना है। ओके, साइटोकाइनेसिस में इसको लिखना नहीं है, ये एक अलग से क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? इसके बाद आ गया हमारा बेटा माइटोसिस कंप्लीट हो गई। अब आपका आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन हो रही है, माइटोसिस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? अगर माइटोसिस ना हो तो, है ना, या माइटोसिस होने से क्या बेनिफिट है? तो माइटोसिस के जो सिग्निफिकेंस हैं, 4-5 सिग्निफिकेंस हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपका आ रहा है, लेकिन इसको आप पॉइंट्स में लर्न करेंगे, पॉइंट्स में ही लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो माइटोसिस में हमने देखा था, इक्वेशनल डिवीजन होती है। न्यू डॉटर सेल्स जो भी बनती हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही होते हैं, यानी वो उसकी स्पीशीज़ की क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है।
सपोज हाफ होते जाए तो आपको क्या होगा, बताया था ना, 46 का हाफ 23, अगले नेक्स्ट में पहुँचे 23 से कम, यानी हमारी 2 आँखें हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट बना उसके अंदर क्योंकि हाफ ही इंफॉर्मेशन गई है तो बॉडी स्ट्रक्चर हाफ ही होगा। उससे नेक्स्ट में और हाफ, यानी किसी में हाथ है किसी में पैर है, एक है नहीं है, तो वो तो ऑर्गेनिज्म एक नई स्पीशीज़ बन गई, ह्यूमन तो नहीं कहलाएंगे ना। ठीक है, तो जेनेटिक जो कंडीशन है आइडेंटिकल उसको मेंटेन करना, ये माइटोसिस से हो रहा है। दूसरा, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, आप छोटे से बड़े हो गए, किसकी वजह से, माइटोसिस। माइटोसिस हुई तो आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हुए, राइट। थर्ड इज़ रिस्टोरिंग द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। सेल अगर डिवाइड ना करे तो सेल डिवीजन के बाद सेल थोड़ा अपना साइज़ बढ़ाता है, उसमें साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है। अगर सेल बढ़ता जाए, जैसे बैलून में पानी भरते जाओ तो क्या होगा, तो वो जो रेशो है वो सही नहीं होगी, तो उसको अपने एक नॉर्मल साइज़ और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कितना कितना रेशो रहना चाहिए वो मेंटेन करने में भी माइटोसिस हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ है हमारा, इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ सेल्स। जो भी हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो उसको वापस से ठीक किसकी वजह से होता है, माइटोसिस, तो रिपेयरिंग वर्क बॉडी का। ठीक है, एंड फिफ्थ इज़ प्लांट्स के अंदर ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू याद है थोड़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर सारे सेल्स डिवाइड नहीं करते, उनके कुछ सेल्स ही हैं जो डिवीज़न कर सकते हैं और हम उनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड कर रहे हैं, उसी की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो हो रही है। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स और द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस अच्छे से आपको रीड करना है, डायग्राम बिल्कुल क्लियर बनाने आने, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।